हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं यहाँ पर लेकर आई थी सब वर्कशीट्स के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश के, जिसमें हमने बेसलाइन असेसमेंट फर्स्ट सेकंड वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। साथ के साथ में हम हिंदी अनुवाद भी देखते जा रहे हैं, हिंदी में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी वर्कशीट्स को। तो जुड़े रहिएगा एंड तक। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन और समझेंगे इस वर्कशीट में क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले टाइटल, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरी बताई गई है। यहाँ पर पैसेज फर्स्ट में दिया गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, उसकी पहली उड़ान। तो जिसकी बात की गई है उसके बारे में यहाँ पर पहली उड़ान की उसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया गया है पैसेज के रूप में। तो चलिए रीड करते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था। असेंडिंग है ना, चढ़ना, यानी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। दक्षिण की ओर मुख किए हुए उसके किनारे पर चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly on the out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। तो वह धीरे धीरे किनारे पर गया और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपा लिया। उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी ओर सोने का नाटक किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन पठार पर सो रहे थे और उनके सिर उनकी गर्दन में धंसे हुए थे। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता उसकी सफ़ेद पीठ पर पंखों को संवार रहे थे। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. वह पठार पर एक छोटे से ऊंचे कुबड़ पर खड़ी थी। Her white breast thrust forward. उसका सफ़ेद सीना आगे की ओर था। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभी वे अपने पैरों पर पड़ी मछली के टुकड़ों को नोचती और फिर अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, scraped each side of her beak on the rock. ठीक है, वो रगड़ती उसको जो टुकड़े थे उसकी बीक में लेकर के। ठीक है, तो the sight of the food maddened him. Now he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to eat it. भोजन को देखकर वह पागला सा हो गया, पागल हो गया। उसे इस तरह से भोजन को फाड़ना न कितना पसंद था। उसे तेज करने के लिए बीच बीच में अपनी चोंच को खुरचता रहता था। तो ये आपने समझ ही लिया है पैराग्राफ को कि किससे रिलेट कर रहा है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन। हु इज बीइंग रेफर्ड एज ही इन द अबव। तो सी गुल के बारे में बताया गया है यहाँ पर, सीगल। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, सीगल। वेयर वॉज द यंग सीगल। युवा सीगल कहाँ था, कगार पर, ऑन द लेज, किनारे पर। द यंग सीगल वॉज मेडेन्ड बाय द साइट ऑफ फूड। युवा सीगल को देखकर, किसको देखकर पागल हो गया था, भोजन को देख करके, फूड को देख करके। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू मीनिंग शार्पन। शार्पन का यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया है, वेट, तीखी धार वाला, तेज करना। Why did the young seagull pretend to be falling asleep? वो स्लीपिंग का नाटक क्यों कर रहा था young seagull? The seagull pretend to be asleep with an intention that his family may show some sympathy to him and may provide him some food. वो इसलिए सोने का नाटक कर रहा था कि उसका परिवार उसे देखे, सहानुभूति दिखा सके उसके ऊपर, उसे कुछ भोजन उपलब्ध करा सके। 6th क्वेश्चन है, Who was looking at the seagull?
एंड वॉट डिड द मदर डू नाउ एंड अगेन। तो उस सीगुल की तरफ किसने देखा और क्या किया उन्होंने, माँ ने फिर क्या किया। तो हिज मदर वॉज लुकिंग हिम, क्योंकि माँ ने देखा था उसे। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई बम्प नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश। तो वह खड़ी होकर के उस कुबड़, ऊंची कुबड़ पर उसने क्या करा कि उसे दिखा रही थी कि फिश के कैसे टुकड़े करने हैं और किस तरह से उसको खाना है या कैसे कोशिश करनी है, चीर फाड़ करनी है। ठीक है, तो वह खड़ी थी और वह उसे दिखा रही थी। अब देखिए पैसेज सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर है पैराग्राफ, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए, मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज को नाक से नीचे देखा, मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी, तो मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डाकोटा DS088 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, DS088, आई कैन हियर यू, यू ought to turn 12 degrees west now, DS088 over। रेडियो से आवाज़ आई, मुझे तुरंत उत्तर दिया उसने, DS088 अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़े। DS088 मैं आपको सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ, आपको ऐसा करना चाहिए। I check the map and the compass, switch over to my second and last fuel tank and turn the Dakota 12 degrees west towards England। मैंने नक्शा और कंपास देखा, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया। I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैंने सोचा कि नाश्ते के लिए समय हो जाएगा, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, सब कुछ ठीक चल रहा था, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े सारे काले बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वे बहुत बड़े थे, वे मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, मेरे पास उत्तर या दक्षिण की ओर जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मुझे वह नाश्ता भी चाहिए था, तो मैंने जोखिम उठाया और सोचा उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उतार दिया। वेयर वॉज द नैरेटर गोइंग, कहाँ जा रहा था नैरेटर जिसने ये पैसेज की बात की जा रही है, वो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड। वॉट वॉज द नेम ऑफ एरोप्लेन ऑफ द नैरेटर? डकोटा DS088। वॉट डिड द नैरेटर सी इन द स्काई इन ब्लैक माउंटेन्स स्टॉर्म क्लाउड्स? तूफान से भरे हुए जो काले बादल दिखाई देते हैं वो उसे दिखाई दिए। आई विल टेक द रिस्क, वॉट इज द रिस्क, वाई डज द नैरेटर टेक इट, क्यों ली उसने ये रिस्क? The risk was to fly the old Dakota aeroplane through the huge storm cloud despite knowing the practical difficulty of doing so. The narrator takes the risk because he wanted to spend his holidays with his family in England.
वो बिताना चाहता था अपनी छुट्टियों को फैमिली के साथ में। ही विश टू रिलीज द बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एट होम एंड डिड नॉट माइंड टेकिंग द रिस्क। तो इसलिए उसने इस रिस्क के बारे में नहीं ज़्यादा सोचा। क्वेश्चन 5 है, वाई डिड द नैरेटर थिंक इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। उसने ऐसा क्यों सोचा कि ये ईजी फ्लाइट थी। तो द नैरेटर सेड दैट इट वॉज an easy flight and everything was going well when he took off from Paris। तो ये उसके लिए इजी था क्योंकि वो जा रहा था आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि इस फ्लाइट के जरिए मैं इजी जा सकता हूँ इजीली। विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स अ डिवाइस दैट इंडिकेट डायरेक्शन। डायरेक्शन को इंडिकेट कौन सी डिवाइस कर रही है इस पैसेज में? अ कंपास। आंसर करना है 20 to 30 वर्ड्स में। क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगुल जो था उसे फ्लाई होने में डर क्यों लग रहा था उड़ने के लिए? तो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, क्योंकि उसके विंग्स जो है वो सपोर्ट उसे नहीं कर रहे थे उड़ने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू the aeroplane into the storm. As he flew into the storm, everything went black. It was impossible to see outside from the aeroplane. Even his compass was dead. It was a terrible and fearsome experience for him. ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? Because the narrator asked her about the black aeroplane, but she saw no plane except the narrator's plane in the sky during the storm. उस तूफान की जरिए, उस तूफानी बादल के जरिए और कोई वहाँ पर स्काई में नहीं दिखाई दे रहा था एरोप्लेन। तो उससे जो नैरेटर है जिसने ये स्टोरी सुनाई है उसे एक ब्लैक एरोप्लेन के रूप में दिखाई दे रहा था वो ब्लैक स्टॉर्म, बट उसे नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वो बात कर रहा था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, who do you think helped the narrator to reach safely? Was there a real strange black aeroplane that guided the pilot, or was it something that the pilot imagined? I think the narrator might hallucinating due to fear, as the radar in the control center could not detect any other plane. That night, it must be his fear that made him imagine the other pilot and make his way out of the storm. तो उसने इस तरह से एक क्या लिया था, जोखिम लिया था जो नैरेटर था उसने। तो यहाँ पर उसी के बारे में क्वेश्चन बताया गया है, आंसर बताया गया है कि जो उसके रेडार था उससे विमान का पता नहीं लगा पा रहा था, तो यह उसका डर ही होगा जिसने उसे दूसरे पायलट की कल्पना करने के लिए, तूफान से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया होगा। तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।